हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। कैप्सूल रिवीजन सीरीज में आपका अगला टॉपिक शुरू होने वाला है प्रोस्पेक्टस के साथ। चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जहां पर हम लोग पब्लिक ऑफर के बारे में बात करते हैं फ्रॉम सेक्शन 23 टू 41, एंड पार्ट 2 जहां हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं सेक्शन नंबर 42। सो लेट्स स्टार्ट। 23 सेक्शन सबसे पहले हमको चार बातों के बारे में बताता है। 23 1 हमको ये बताता है कि पब्लिक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है, जैसे कि एक आईपीओ, एक एफपीओ, एक राइट शेयर, एक बोनस शेयर, एक प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर 23 हमको ये बताता है कि प्राइवेट कंपनी कहां से पैसा ला सकती है, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर और बोनस शेयर आता है। 23 बताता है हमको कि एक इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर लिस्टिंग करवा सकती है जाके परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस पर, आरबीआई और सेबी की परमिशन के साथ साथ। और जब ये बाहर जाएगी तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 127, सेक्शन नंबर 90, ये सब इसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 23(4). उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 24 जो ये बताता है इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड डिविडेंड रिलेटेड जो मैटर है, ये मैटर लिस्टेड एंटिटीज के लिए सेबी देखेगा। बाद बाकी जो सारे के सारे मैटर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल आजमाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल और आरओसी के पास लिमिटेड है। फिर सेक्शन नंबर 25 आता है डीम प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 25 ये बताता है कि किस केस में अगर एक डॉक्यूमेंट एक इशूइंग हाउस इशू कर रहा है तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस डीम करेंगे। दो केसेस में, केस नंबर 1 जब जब शेयर्स कंपनी द्वारा उस इशूइंग हाउस को दिए गए उससे 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पब्लिक को अलॉटमेंट कर दिया है, या दूसरा जो पूरी कंसिडरेशन उन शेयर्स के बदले में बनती है वो नहीं दी गई है, तो उस केस में हम लोग उसको डीम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। जो डायरेक्टर्स उसको साइन कर रहे हैं इशूइंग हाउस को, उनको कंपनी का डायरेक्टर मान लेंगे और सारे प्रोविजन फ्रॉम 23 टू 41 उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 26, इसका चार्जिंग सेक्शन है, ब्रेड बटर सेक्शन है। 26(1) जो बोलता है कि एवरी प्रोस्पेक्टस नीड्स टू बी डेटेड एंड साइंड। उसमें हर वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो सेबी ने बोली है। सेबी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता सकती है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं बता रही तो जो इन्फॉर्मेशन बताई है वही इन्फॉर्मेशन को आप आगे लेके चलेंगे। उसके बाद आता है उसमें कि उसमें दो चीज देनी होती है, एक डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है, ये चीज बताने के लिए कि हमने प्रोविजंस को फॉलो किया है कंपनीज एक्ट, सीकरा, सेबी के, और दूसरा बताना होता है कि हमने कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया है ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेबी, सीकरा और कंपनीज एक्ट। फिर 26(2) आता है जो ये बताता है प्रोस्पेक्टस तो देना है लेकिन वो डिक्लेरेशन देने से आपको एग्जेम्पशन है। किस केस में? अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वापस से शेयर इशू कर रहे हो या डिवेंचर इशू कर रहे हो, या यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज जो पहले ही कोटेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको वापस से आप दे रहे हो। ये बात हुई। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग और आगे पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 26 के बाद यही दिखा है कि एक कॉपी रजिस्ट्रार को हमको देनी है, उसमें एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होना जरूरी है। जो कॉपी हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं उसके ना फेस पर लिखा होना चाहिए दैट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैज बीन सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एंड द डॉक्यूमेंट्स हैव आल्सो बीन सेंट। अब जो ये आप भेजोगे उसमें याद रखना एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात तो है। और जो आप कॉपी भेजोगे उस कॉपी को आरओसी को भेजने के बाद वो 90 डेज तक वैलिड रहती है पब्लिक को देने के लिए। 90 के बाद वो इनवैलिड हो जाएगी, फिर से बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ इस सेक्शन में कोई भी गड़बड़ करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 50,000 से 3 लाख तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हो 26 के बाद 27 में जाते हो। 27 बात करता है आपका, ठीक है, 26 तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखो यहां पर आपको आने के टाइम ये समझना है कि 26 जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 27 सेक्शन के साथ रूल नंबर 7 चलता है जो बात करता है ऑल्टरेशन इन प्रोस्पेक्टस की। अगर आपके प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट में कोई ऑल्टरेशन है तो करना है आपको पैसा उठाने के बाद, तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे पोस्टल बैलेट के द्वारा। उसका पास 1 में आप पब्लिक नोटिस देंगे जिसमें न्यूज़पेपर में आप बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं। जब ये सब आप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये नोटिस देने के बाद, न्यूज़पेपर में देने के बाद आप बाहर निकलोगे, तब आप ये ऑल्टरेशन कर सकते हो। अगर जो लोग हैं वो आपके ऑल्टरेशन में, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करवाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपके लिए, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप चीजों को काम डाउन करने के लिए सेबी के साथ बात करके इनको एक ऑप्शन टू एग्जिट दे सकते हो, एंड दे कैन एग्जिट। बट एक बात याद रखना, वेरिएशन में आप कोई भी टॉपिक वेरी कर सकते हो, but the variation cannot include you investing in shares of any other listed entity। सिर्फ लिस्टेड को रोका गया है, मतलब अनलिस्टेड में कर सकते हैं। फिर आया सेक्शन नंबर 28 जिसके साथ चलता है रूल नंबर 8 जो बात करता है ऑफर फॉर सेल का, कि क्या मेंबर्स अपने शेयर कंपनी को बोल सकते हैं कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके उसको मार्केट में सेल करे। द आंसर इज यस, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंबर्स को खुद बेयर करने पड़ेंगे। उस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी,
कहां पर ये पैसा यूज होगा, ये सब डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। एज पर रूल 8 आप कंपनी को उसके एक्सपेंस दीजिए, कंपनी आपके बिहाफ पर वो शेयर्स मार्केट में बेच देगी। सेक्शन नंबर 28 रूल नंबर 8। फिर आता है सेक्शन नंबर 29 जिसके साथ रूल नंबर 9 और 9A आते हैं। लिस्टेड एंटिटी के लिए ये कंपलसरी है डिपॉजिटरी रूल्स के तहत कि वो जो शेयर्स इशू करेंगे वो डीमैट फॉर्म में करेंगे। 9A में 2018 ऑनवर्ड, 2 अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड्स अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी इशू, ट्रांसफर, होल्डिंग सब पर ये एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी ये चीज डीमैट में फॉर्म में बनानी पड़ेगी 9A के तहत। और जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए आज भी ओपन है, वो डीमैट करना चाहे डीमैट कर लें, फिजिकल करना चाहे फिजिकल कर लें। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30 जो बात करता है एडवर्टीजमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट आप कहीं पर भी डालो, ठीक है, बस इतना याद रखो उसमें कौन कौन कंपनी का फर्स्ट मेंबर है वो बताना है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है वो बतानी है। ये प्रोस्पेक्टस में ये इंफॉर्मेशन कंपनी की साथ में जानी चाहिए, मतलब दिस शुड बी मेंशन्ड इन एवरी प्रोस्पेक्टस, प्लस नंबर ऑफ शेयर्स, जिनका नाम पहले लिखा है उन्होंने कितना सब्सक्राइब किया है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये बातें आपको बतानी है। फिर आता है सेक्शन नंबर 31। अगर आप 31 देखोगे, याद करने का तरीका देखना मेरा, 31 वन है ना लास्ट में, रूल है 10, 31 का 1 और अगर 3 को ऐसे पलटोगे तो IM हो जाएगा। 31 है शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसमें अगर सेम तरह की सिक्योरिटी आपको इशू करनी है तो IM एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है। कितने दिन पहले, 31 है ना सेक्शन 3 का मैं 0 लगा दो, 30 डेज पहले इशू के, और 3-1 2 होता है ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप पास टू फॉर्म में देंगे। अब 30 में अगर आप देखो 3 बनाते समय 2C बनते हैं, तो यहां पर इसमें आपको 3C की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चार्जेस एंड व्हाट अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस यू वांट टू इन्फॉर्म अबाउट। ये है सेक्शन नंबर 31। फिर आता है सेक्शन नंबर 32, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका नाम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए है क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है जिसमें 2 डिटेल नहीं होती, इसलिए 32 है। कौन सी डिटेल? एक क्वांटम के बारे में डिटेल नहीं होती, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, और दूसरा प्राइस के बारे में डिटेल नहीं होती। आप 32 है, ये 3 दिन पहले इशू के ओपन होने से ROC को आपको देना पड़ता है, और इसको कंप्लीट होने के बाद आप एक बार पैसा उठा लिए, उसके बाद फुल प्रोस्पेक्टस जब ROC को दोगे और सेबी को दोगे, तो जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि चेंजेस क्या हुए, टोटल कैपिटल कितना रेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया, किसको किया, ये चीज रेड कलर में हाईलाइट करके आपको सामने वाले को देनी है, इसलिए उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बुलाते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 33 आता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सर अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब होता है समरी ऑफ द एंटायर प्रोस्पेक्टस। कंप्लीट प्रोस्पेक्टस के साथ आपको ये भी देना है, याद रखना ये भी देना है, लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट शेयर्स इशू कर रहे हो, या बोनस शेयर इशू कर रहे हो, या शेयर एंड डिवेंचर आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, प्राइवेट प्लेसमेंट में कर रहे हो, या आप अंडर राइटिंग में ये चीज ऑफर कर रहे हो, तब अगर आप ये नहीं करते तो 50,000 रुपया लगेगा फॉर ईच डिफॉल्ट आपको। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 34, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सर अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग है चीज, अगर वो है गड़बड़, तो आपके ऊपर सेक्शन 447 लगेगा फ्रॉड का। 447 जब फ्रॉड का लगेगा, अगर वो सीरियस फ्रॉड है या अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको जेल होगी। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर है, 3 साल मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम, फाइन लगेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स। अगर मान लो सीरियस है, सीरियस कब है, जब आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 1% ऑफ टर्नओवर या 10 लाख रुपए, इन दोनों में जो है लोअर हो, लेकिन फ्रॉड के अमाउंट से ज्यादा हो, ठीक है, फ्रॉड के अमाउंट से ज्यादा है या इक्वल है, देन इन दैट केस उसको सीरियस मानते हैं। उस केस में जेल खाली अलग है, मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 10 साल, लेकिन पेनल्टी वही रहेगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम लोग देखें कि अगर नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस के केस में पेनल्टी है अप टू 50 लाख, नॉन सीरियस भी है और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, अप टू 50 लाख, जेल है अप टू 5 years, और बोथ दोनों भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लंका लगेगी तो दोनों भी लग सकती है, ठीक है, तो ये है। लेकिन 35 जो है वो है क्रिमिनल लाइबिलिटी, नहीं, वो सिविल लाइबिलिटी है। ये तब लगेगा जब कोई इंसान को आपके प्रोस्पेक्टस का जो मिस स्टेटमेंट था उसने उसको पढ़ा, उस पर रिलाई किया, उसको लॉस हुआ, MLA मिस रिप्रेजेंटेशन थी, ही एक्टेड ऑन इट और उसको लॉस हुआ, तब ये कंपेंसेशन वो आपसे मांग सकते हैं। और फिर उस केस में जितने भी प्रमोटर, जो डायरेक्टर, जो प्रपोज डायरेक्टर, जो एक्सपर्ट, और सारा वो आदमी जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है, वो सब लायबल हो जाएंगे। 34 की जो पेनल्टी है वो भी 35 में लोग लिखे हैं जिन पर लायबल है, और 35 पर तो है ही, लेकिन 34 से बचने के 2 तरीके हैं। IBM,
एक तो आप ये प्रूफ कर दो कि मिस स्टेटमेंट इमटेरियल था, या दूसरा आप उस पर खुद बिलीव करते थे। लेकिन 35 से बचने के 10C 5 तरीके हैं। एक, आप ये बता दो कि आप डायरेक्टर थे, लेकिन जब आपने प्रोस्पेक्टस देखा आपने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया डायरेक्टर बनने से, या आपने पब्लिक नोटिस देकर सबको बताने की कोशिश की, या आप सिर्फ एक्सपर्ट के कमेंट पर ही रिलाई किए थे और कुछ नहीं, या आपको एक नोटिस मिली थी प्रमोटर्स से और उस प्रमोटर के एक्सट्रैक्ट के ऊपर आपने भरोसा किया था। ऐसा आप विश्वास दिला दो तो आप बच जाओगे। 36 क्या बात करता है? 36 बात करता है अगर आपने किसी अग्रीमेंट में किसी आदमी को घुसाया है, क्या चीज के लिए? फ्रॉडुलेंटली घुसाया है, तो पेनल्टी तो 447 की लगेगी। लेकिन अग्रीमेंट क्या चीज का है? इशू को अंडरराइट करने का, सिक्योरिटी को अंडरराइट करने का, या शेयर्स को या सिक्योरिटीज को खरीद के पैसे की फ्लक्चुएशन, सस्ता खरीद के महंगा बेच के प्रॉफिट बनाने के लिए, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या तो कोई क्रेडिट फैसिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। अगर आपने इन सब कामों के लिए किसी चीज को किया है, तो आप इतना याद रखना कि आपने एक फ्रॉड किया है और आपको 447 लगेगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 37 जो बात करता है क्लास एक्शन के बारे में। क्लास एक्शन सूट ये है कि अगर एक ग्रुप ऑफ लोगों को किसी एक आदमी से तकलीफ है, तो वो पूरा ग्रुप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे ग्रुप के बिहाफ पर जाके कंपनी पर केस करेगा। तो वो खड़ा अकेले रहेगा, बट इट विल शो कि उसमें साथ साथ में सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। सेक्शन नंबर 38 बात करता है पर्सोनेशन के बारे में, जहां पर एक आदमी फिक्टिशियस नेम में कंपनी के एसेट्स, कंपनी के शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करा रहा है सिंगल एप्लीकेशन डाल के। दूसरा बोलता है अगर मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम डाल रहा है। या तीसरा बोलता है जब वो फिक्टिशियस नाम में कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करवा ले रहा है इन फिक्टिशियस नेम। कैसे? कि इससे बेनिफिट अटेन कर सके। तो भैया इस बेनिफिट को उससे डिसजॉर्ज कर दिया जाएगा और इस आदमी पर 447 की पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 39 जो बात करता है अलॉटमेंट के बारे में, जो ये बोलता है कि सर अलॉटमेंट आपको विद इन 60 डेज करनी है। अगर आप 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो 15 दिन में आपको पैसा वापस करना है। अगर 15 दिन में आप वापस नहीं कर पाए तो 60 डेज के एंड से आपके ऊपर 15% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा अमाउंट पर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंटेन करना है 90% और सच अदर वैल्यू अगर आर्टिकल में दी है, आर्टिकल में 90 से ज्यादा भी हो सकता है। पैसा जो आएगा, आप जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी उठाओगे वो है 5% ऑफ इशू फेस वैल्यू और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है सेबी द्वारा वो 25% है। ठीक है, एप्लीकेशन का तो मैंने बता दिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में नहीं आया तो वहीं पर आपको 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। अलॉटमेंट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार अलॉटमेंट हो गई उसके बाद पास 3 फॉर्म सबमिट करना इन 30 डेज विच इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें आप सारी की सारी डिटेल्स बताते हो कि किसने कंपनी के शेयर लिए, कितने लिए, किस प्राइस पर लिए। अब मान लीजिए आपने एसेट एक्सचेंज किया है शेयर के बदले, वेंडर को इशू किया, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, वैल्यूअर की रिपोर्ट, ये आपको पास 3 में देनी पड़ेगी। लेट्स से आपने सेक्शन 62(1)(c कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी किया है, तो उस केस में भी वैल्यूअर की रिपोर्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी पास 3 के अंदर। मतलब पास 3 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपने सेक्शन नंबर 39 में पास 3 सबमिट नहीं किया तो आपके ऊपर 1000 रुपए तक का डिफॉल्ट का ये लगना शुरू होगा, 1000 पर डे, विच विल कंटिन्यू अप टू अ पीरियड ऑफ ₹1,00,000। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 40 जो ये बताता है कि सिक्योरिटीज आपको कैसे इशू करनी है। आपको दोनों में से कोई एक एक्सचेंज पर अप्लाई करना है, आप दोनों पर भी कर सकते हो। तो जिस भी एक्सचेंज पर आपको ग्रांट होगा वहां आप अपने शेयर इशू करोगे, दोनों पे हो गया तो दोनों पे करोगे। आप प्रोस्पेक्टस पे ये जरूर बता देना कि आप अपने शेयर कहां पर इशू कर रहे हो, क्योंकि लोग खरीदने वहीं आएंगे। जो पैसा आपको मिलेगा वो आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे विद अ शेड्यूल्ड बैंक, नॉट एनबीएफसी, शेड्यूल बैंक के साथ रखोगे और उसको सिर्फ यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट, कि पैसा को एडजस्ट किया जाए या रिफंड के पर्पस के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। अगर मान लो आपने किसी के साथ एक अग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है, कि भैया ये अग्रीमेंट हमने आपके साथ सेट कर लिया, अगर ये पूरा नहीं, मतलब हम आपका पैसा पहले यूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अग्रीमेंट हमेशा वॉइड ही होगा। अगर इस केस में आपसे डिफॉल्ट होता है तो मिनिमम पेनल्टी है 5 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी है 50 लाख। डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए मिनिमम पेनल्टी है 50,000, मैक्सिमम पेनल्टी है 3 लाख। ठीक है। अब आती है अंडरराइटिंग कमीशन। सर आप एक अंडरराइटर अपॉइंट कर सकते हो, उसका नाम आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा। जो भी अंडरराइटर होगा उसके बाद में आरओसी को बताना है। जो अंडरराइटर होगा उसको 5% कमीशन मिलेगी ऑफ इशू प्राइस और 2.5% कमीशन मिलेगी डिवेंचर के केस में। अगर लोअर परसेंटेज लिखा हुआ है आर्टिकल्स में तो आप वो लोअर परसेंटेज को रेफर कर सकते हो। अब बात यह है कि ये हो गया पेमेंट ऑफ कमीशन। ठीक है। अब उसके बाद सब जब हम लोग आगे बढ़े तो
ये जो अंडर राइटर है उसको सिर्फ उसी अमाउंट पर कमीशन मिलेगा जो उसने पब्लिक को ऑफर किया, जो पब्लिक को ऑफर नहीं किया उस पर कमीशन नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आया सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको बोलते हैं जीडीआर। जीडीआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 41, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या बोलता है जीडीआर, कि सर जब आप इंडिया के बाहर जाते हो और शेयर्स को इश्यू करते हो, मान लो अगर कोई कंपनी इंडिया में है जो इंडिया के बाहर से कैपिटल रेस करना चाहती है, तो वो इंडिया में अपने कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी, लेट्स से एचडीएफसी, और अपने शेयर एचडीएफसी को देगी। एचडीएफसी क्या करेगा, इसके बदले में एचडीएफसी यूएस या मान लो एचडीएफसी रशिया को बोलेगा कि भाई सुन, तेरे अपने वहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दे रशियन स्टॉक एक्सचेंज में रशियन रूबल पर, जिससे जो इन्वेस्टर इंडिया के बाहर है वो रशियन रूबल में अपनी सिक्योरिटी खरीदेगा, उस इन्वेस्टर को डिविडेंड का राइट मिलेगा, साथ में रिसिप्ट मिल जाएगी। अभी वो डिविडेंड डिविडेंड मिल रहा है लेकिन वो मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है, यहां पर जो कस्टोडियन बैठा है। अगर कल को वो आदमी वोटिंग राइट भी चाहता है तो वो वहां पर आके अपना रिसिप्ट रिडीम करेगा, किसके पास, एचडीएफसी रशिया के पास। और फिर यहां पर जो कंपनी थी, मान लो आईटीसी थी, आईटीसी उसका मेंबर का नाम अपने में लिख देगी, तो फॉरेन मेंबर का नाम आ जाएगा। तो बेसिकली एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा मेथड है जहां से एक इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा उठा सकती है, एक्सेप्ट फॉर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कहीं से भी ला सकती है। वहां वाले इन्वेस्टर का फायदा यह है कि उसको होम करेंसी में इन्वेस्ट करने मिलेगा, हमारा फायदा यह है कि पैसा इंडिया आ जाएगा, फॉरेन कैपिटल। मैंने क्यों बोला अदर देन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करना है तो एडीआर फाइल करना पड़ेगा आपको, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वैसे ही अगर बाहर से इंडिया आ रही है कंपनी तो वो आईडीआर फाइल करेगी। आखिरी पोर्शन आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज अंडर सेक्शन 42, रेड विद रूल नंबर 14। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अलग से शेयर्स इशू कर रहे हो और उनको दे रहे हो। तो इनका तो आप आइडेंटिफाइड पर्सन की एक लिस्ट बनाते हो अंडर पास 4, और इनको आप ऑफर करते हो शेयर्स इन ऑफर कम एप्लीकेशन, और इनका नाम आप रजिस्टर में लिखते हो पास 5 में। अब बात ये रखनी है कि आप एक बार में कितना प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, वो बोलता है 50 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है वो है 200। तो 200 पर सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी भी 200, प्रेफरेंस भी 200, डिवेंचर भी 200 पर सिक्योरिटी पर ईयर। लेकिन एक प्राइवेट प्लेसमेंट अगर चल रहा है उसके बियॉन्ड आप दूसरा नहीं शुरू कर सकते, एक खत्म करो फिर दूसरा शुरू करो। लेकिन पर सिक्योरिटी पर ईयर लिमिट 200 है, ये याद रखिएगा। लेकिन इस 200 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं आएंगे, क्यूआईबी जिनको बोलते हैं, इंप्लॉइज नहीं आएंगे, और साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज पर प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में जो पैसा आपने उठाया 60 दिन में आपको शेयर अलॉट करना है। किसी कारणवश अगर आपने 60 दिन में नहीं किया तो आपको 15 दिन में रिफंड करना है, नहीं करने से 12% इंटरेस्ट लगेगा। वहां पर 15 लगता था, वो अमीर, वो गरीब लोग थे इसलिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट देते थे पब्लिक। ये अमीर लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इनको कम इंटरेस्ट देंगे 12%। ठीक है, पास 3 यहां पर भी सबमिट करना है। अगर यहां पर भी आपने पास 3 सबमिट नहीं किया, वहां पर 30 डेज था, यहां पर पास 3 सबमिट करना है आपको 15 दिन के अंदर अंदर। यहां पर समय कम हो गया क्योंकि आप पब्लिक को थोड़ी ना दे रहे हो, जनरल पब्लिक को थोड़ी ना दे रहे हो, जो लोग हैं उनको ही दे रहे हो। अगर नहीं दिया तो मुश्किल है ना। और अगर आपने यहां पर मान लो नहीं दिया पास 3, तो क्योंकि बड़े लोग हैं तो पेनल्टी भी बड़ी है। जैसे वहां तो 1000 रुपया था, 1 लाख तक जा रहा था, यहां पर 1000 रुपया पर डे है पेनल्टी और 25 लाख तक जाता है, 25 लाख तक। अब अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, पब्लिक ऑफर हो गया वो, अगर आपने 200 ज्यादा लोगों को दे दिया तो पब्लिक ऑफर हो गया, तो आपने रूल्स तोड़े प्राइवेट प्लेसमेंट के। तो कंपनी, प्रमोटर, ऑफिसर, डायरेक्टर, सबके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी होगी अमाउंट रेस्ड एज इन प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़, विच एवर इज लोअर। साथ ही साथ कंपनी को पूरा पैसा रिफंड भी करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट का विद 18% इंटरेस्ट, 30 दिन के अंदर अंदर, जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है ट्राइब्यूनल का कि ये करना है, कि प्राइवेट प्लेसमेंट फेल हो गया आपका। लेकिन ये बस एक बात और याद रखिएगा, कोई भी कंपनी ऐसे आदमी को शेयर इशू नहीं कर सकती, इंसान को या बॉडी कॉर्पोरेट को, जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं कर सकती। अगर करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी फेमा रूल्स के अंदर अंदर। ये आपका 19 मिनट्स 25 सेकंड्स में पूरा रिवीजन चैप्टर 3 का खत्म हो गया। अगर पसंद आया हो तो एक थैंक यू सो मच जरूर लिखना और बताना कि आपको कैसा लगा, बिकॉज फिर अब मैं और भी फिर इसमें करता रहूंगा। अभी आज मैं आपके लिए एक और वीडियो डालने वाला हूं, पहले ही बता देता हूं क्या चीज का वीडियो डालने वाला हूं, लिस्ट ऑफ सेक्शंस और निधि। छोड़ो, इतना क्यों बताना, देख तो लोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।